Good morning, all of you. It is unit number 3, chapter number 7, concept related to income determination. यहाँ हम 11th क्लास में जो डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल्स एंड मार्केट सप्लाई के बारे में पढ़ते आए हैं. इसके बाद हम करेंगे एग्रीगेट के बारे में कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो प्लीज़ फोकस ऑन इट. तो फर्स्ट इसमें हमें देखना होगा कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. तो aggregate demands refers to the total value of final goods and services which all the sectors means primary, secondary and tertiary sectors, okay, on an economy are planning to buy at a given level of income during a period of 1 year, okay. अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके दो कंपोनेंट्स हैं. एक तो इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी या हम उसे कह लें अ टू सेक्टर इकोनॉमी, या हम बात करेंगे इसमें इन एन ओपन इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं अ 4 सेक्टर इकोनॉमी. तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में. तो अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज. क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है बंद अर्थव्यवस्था. बंद अर्थव्यवस्था का मतलब जिसका किसी भी दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होते हैं ना, एक तो खुद की डोमेस्टिक कंट्री और फिर बाकी का जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उसका किसी भी दूसरी कंट्री से कोई लेन देन नहीं होता. लेन देन का मतलब न तो वो किसी के साथ व्यापार करती है, ना ही किसी तरह का कोई गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन रखती है. वो पूरी तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, जो घर के अंदर है उसी से आप काम चला लो. तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. इसके अंदर दो ही चीज़ होते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन. खुद लगाओ और खुद ही खा जाओ, ठीक है. तो इसके अंदर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2. कौन कौन से? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड जो बनेगी वो किससे बनेगी? हम एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में कहेंगे एडी, ओके, एंड सी को कहेंगे कंजप्शन, आई को कहेंगे इन्वेस्टमेंट, ओके. लाइक एडी का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड. कंजप्शन का मतलब क्या है? सी. एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है आई. तो जो भी क्लोज इकोनॉमी होती है तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, सी प्लस आई, मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. एंड नाउ इन एन ओपन इकोनॉमी, या हम उसे कहेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें कंजप्शन भी शामिल है, इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, उसके बाद गवर्नमेंट डिमांड भी शामिल है, और फोर्थ कंपोनेंट होता है इसके अंदर जी, जिसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. साफ आपके दिख रहा है एक्स माइनस एम. एक्स का मतलब होता है बेटा एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है आपका इम्पोर्ट, ओके. तो ये है 4 सेक्टर इकोनॉमी जिसे हम कहेंगे ओपन इकोनॉमी. एक ओपन इकोनॉमी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पूरे व्यापारिक संबंध होते हैं, मतलब उनके रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी होते हैं और वो लेन देन करते हैं. तो एन ओपन इकोनॉमी इज़ वन विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज़. Now aggregate demand is equals to consumption plus investment plus government demand plus export माइनस इम्पोर्ट. कैसे हम कहेंगे? एक्स माइनस ई. 4 कंपोनेंट्स हो गए, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट डिमांड एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ओके. नाउ मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. अगर हमने डिमांड को पढ़ा है तो हमें सप्लाई को भी पढ़ना होगा. डिमांड सबको पता है ना कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर समय में मांगी गई मात्रा, और सप्लाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर पर्टिकुलर प्राइस पर जो आप प्रोडक्शन करके कंज्यूमर तक पहुंचाने की, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो करते हो वो है आपकी सप्लाई. तो एग्रीगेट सप्लाई मीन्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लान टू बी प्रोड्यूस बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमी टेकन टुगेदर ड्यूरिंग अ पीरियड. फिर है आपके कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स नेशनल इनकम विच इन द सम ऑफ कंजप्शन सी and saving and तो दो इसमें मिलकर बने. देखिए वहाँ हमने बात करी थी तब सी प्लस आई की बात करी थी, यहाँ हम बात करें तो कंजप्शन और सेविंग की बात कर रहे हैं, सी एंड एस की. तो एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो मीन नेशनल आउटपुट. एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल आउटपुट भी कहते हैं. आउटपुट का मतलब वही है ना जो हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है. तो इसे हम यूँ देख सकते हैं, ये देखिए एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स. या हम बात करेंगे इसको एग्रीगेट सप्लाई मीन्स नेशनल आउटपुट या कहेंगे नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम किसके बराबर भी हो सकती है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि जितनी सप्लाई करेंगे उतनी तो इनकम होगी. मतलब सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन से है,
तो जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उसी से हमारी नेशनल इनकम बनती है. नाउ नेक्स्ट इज कंजप्शन फंक्शन. द फंक्शनल रिलेशनशिप between consumption and income is called consumption function or propensity to consume. तो इसे हम एब्रीवेट करते हैं. यहाँ पर कहेंगे C बराबर कंजप्शन और Y बराबर जो ये आपका FI दिया है, यहाँ Y बराबर है लेवल ऑफ इनकम. तो Y का मतलब क्या है, आपकी इनकम से है, और C फॉर कंजप्शन. और उसके ये सारा आपका केवल इसमें वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है. कौन से वर्ड को क्या कहते हैं, केवल ये चैप्टर जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है आपका. फिर है आपका कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन. द कंजप्शन फंक्शंस में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. सी फॉर कंजप्शन, यहाँ जो सी ये है उसे हम कहते हैं ऑटोनोमियस कंजप्शन. आप नीचे देख सकते हैं. सी फॉर एग्रीगेट कंजप्शन एंड सी बार बराबर होगा आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन. जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कंजप्शन इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमियस कंजप्शन और ये है आपका इंट्रोड्यूस कंजप्शन. जो यहाँ बी वाई आपका दिया है वो है आपका इंट्रोड्यूस कंजप्शन. तो सी फॉर कंजप्शन, वाई फॉर लेवल ऑफ इनकम, सी फॉर ऑटोनॉमियस कंजप्शन एंड बी फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यहाँ पर बी किस का मतलब क्या है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम MPC के नाम से भी जानते हैं. आगे जाकर आपको सब ये छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाएगी. तो पूरा बी वाई जो होता है वो होता है आपका इंट्रोड्यूस कंजप्शन. ना देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन. वन इज ऑटोनॉमियस कंजप्शन जिसे हम C से डिनोट करते हैं, एंड अदर इज इंट्रोड्यूस कंजप्शन जिसे हम BY से डिनोट करते हैं. ओके, ऑटोनॉमियस कंजप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन इनकम एंड इंट्रोड्यूस कंजप्शन इंक्रीज विद राइज इन इनकम. अब है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. हमने एक बात करी थी ना इसमें, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, तो उसकी मीनिंग एंड टाइप्स की बात कर लें. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स का मतलब होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन. मतलब आपने अपने इनकम का कितना भाग कंज्यूम किया है, कितना भाग आपने कंज्यूम कर लिया है, खर्च कर दिया है. ठीक है. अब इसके टाइप्स क्या है, इसके 2 टाइप्स हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. लीजिए, तो पहला है आपका APC. क्या है, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है आपका MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब आप APC क्या है, इट माने APC इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. मतलब दोनों का रेशियो है आपके कंजप्शन का और एक्सपेंडिचर का. तो APC इज इक्वल्स टू C अपॉन Y. और मार्जिनल की बात करेंगे तो चेंज, इसके अंदर जो ये आपको एक ट्रायंगल बना हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है चेंज इन इनकम. आपकी इनकम में चेंज कितना हुआ है, तो इनकम के चेंज होने की वजह से आपका कंजप्शन कितना चेंज हुआ है, और यहाँ ये जो टोटल इनकम में चेंज हुआ है उसको बता रहा है. तो फिर आपको बता दें हम MPC, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम क्या कहते हैं, MPC. तो MPC इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम. टोटल इनकम की वजह से आपके टोटल कंजप्शन पर कितना चेंज होता हुआ है उसका रेशियो आपको बताता है. उसके बाद हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन की. तो सेविंग माने आपका जो इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च नहीं करते, बचा कर रख लेते हो, वो आपका कहलाता है सेविंग. तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज नोन एज saving function, or we can also say that saving is a function of income. S is equals to FY. ओके, सेविंग का मतलब क्या होता है, वो इनकम का वो हिस्सा जो आप बचा लेते हो, खर्च नहीं करते हो. वेयर S बराबर सेविंग एंड Y बराबर इनकम. ओके, सेविंग इज द एक्सेस इनकम विच इज लेफ्ट विद पीपल आफ्टर मीटिंग ऑल द कंजप्शन एक्सपेंडिचर. आप सारी अपनी इनकम का वो भाग जो आप कंज्यूम कर लेते हो, है ना, इनकम का वो भाग जो आप कंज्यूम कर लेते हो, उसके अलावा जो भी बचता है वो आपका पीछे का क्या कहलाता है, सेविंग. आप लास्ट एब्रिविएशन में देख सकते हैं S बराबर Y माइनस C. तो इनकम का वो पार्ट जो आप खर्च नहीं करते हो, है ना, या खर्च करने के बाद में इनकम में से आपका खर्चा निकालने के बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है, आपका सेविंग कहलाता है. ना सेविंग फंक्शन इक्वेशन इज गिवन बाय S. फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये थी हमारी सेविंग के बारे में हमने जाना. अब हम बात करेंगे सेविंग फंक्शंस के बारे में. तो सेविंग फंक्शन का जो
इक्वेशन है वो है आपका सेविंग इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई। ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको इसके अंदर लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ पर एस का मतलब है आपका सेविंग और सी बार का मतलब है लेवल ऑफ सेविंग व्हेन इनकम इज ज़ीरो, है ना। तो ये नेगेटिव सेविंग होती है। जब आप कमाते ही नहीं हो, ज़ीरो कमाओगे तो आप सेविंग क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे ना। तो माइनस इसीलिए लिखा है, ठीक है। जब आप कमाओगे ही नहीं, इनकम ज़ीरो होगी, तो सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब आपका अगला जो चीज़ थी वो थी वन माइनस बी। तो यहाँ पर वन माइनस बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है ये? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एंड आफ्टर दैट वाई, वाई माने इनकम। वी कैन डिराइव the corresponding saving function from the given consumption function equation C is equals to C bar plus by by substituting it in the equation like S बराबर S माइनस सी इज इक्वल्स टू सेविंग, या कह लो Y माइनस सी बार माइनस बी वाई, या हम कहें Y, इसको खोल देंगे ना हम इस ब्रैकेट को, तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। या हम लिख सकते हैं माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई। तो आपका ये इक्वेशन निकल कर सामने आ जाता है। अब हम बात करेंगे प्रोपोजिटी टू सेव मीनिंग एंड टाइप्स।